हेलो। एक और न्यू स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। डिस्क्लेमर, इस कहानी में जितने भी किरदार दिखाए गए, जिनके भी नाम हैं या पात्र जिससे भी जुड़े हुए हैं, ये सब काल्पनिक है। ये चैट जीपीटी से लिखे गए हुए डायलॉग और स्टोरीज है। तो प्लीज़ वीडियो को एंजॉय कीजिए, फुल एंजॉय कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी लगी वीडियो। और कमेंट करके बता दो मुझे कैसे लग रही है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड 21 छात्र छात्रावासों में। भाई शिवाय, हमें जाना चाहिए, वार्षिक परीक्षा है। अगर हम देर से पहुंचे तो बहुत बुरा होगा। ओम ने शिवाय मोरया से आग्रह किया। आप पहले जाइए, मैं थोड़ी देर और कंट्रोल का अभ्यास करूंगा, शिवाय मोरया ने जवाब दिया। आखिरी क्षण में प्रयास कर रहे हो, है ना? छात्रावास में मौजूद कुछ लोगों ने शिवाय मोरया का इंतजार नहीं किया। वे परीक्षा देने जाते समय पोज देते रहे। यह परीक्षा कक्षा में कागज पर लिखने जैसी नहीं थी। हालांकि जादू के सिद्धांत पर परीक्षाएं होती थीं, लेकिन उससे मिलने वाले अंक ज्यादा नहीं थे। सबसे जरूरी चीज थी वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा। सच कहें तो यह एक वर्ष के बाद छात्रों की विकास स्थिति का आकलन करना और उन्हें पुनः कक्षाओं में बांटना मात्र था। शिवाय मोरया प्रशिक्षण मैदान पर सबसे आखिर में पहुंचे। आम दिनों में सभी लोग अपनी प्रैक्टिकल कक्षाओं के लिए यहां आते थे, लेकिन आज यह स्पष्ट था कि मैदान की व्यवस्था अलग थी। आधे चाप में रखी परीक्षकों की मेज के अलावा वहां एक तैरता हुआ स्टार मूल्यांकन पत्थर भी था। स्टार अप्रेजल स्टोन तरबूज के आकार के एक काले पत्थर जैसा दिख रहा था। उस समय इसे प्रशिक्षण मैदान के बिल्कुल सामने एक पत्थर के खंभे की मदद से रखा गया था। स्टार मूल्यांकन पत्थर छात्रों के लिए परीक्षा हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। वार्षिक परीक्षा वाकई बहुत सरल थी, बिल्कुल उद्घाटन समारोह के जागरण की तरह। छात्रों को बस इस विशाल तारा मूल्यांकन पत्थर पर अपना हाथ रखना था और परीक्षक तारा मूल्यांकन पत्थर से निकलने वाली रोशनी से छात्रों की पिछले साल की साधना का आकलन कर सकते थे। यह हाई स्कूल की परीक्षाओं जैसा था। एक पेपर छात्रों का भाग्य तय कर सकता था। इस दुनिया में भी यही स्थिति थी। या तो आप पढ़ाई जारी रखते और जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त करते, या फिर अपना सामान समेटकर कोई अलग रास्ता अपना लेते। याद रखो, मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था? तारों की धूल से निकलने वाली चमक तारों की धूल में छिपी जादुई क्षमताओं की शक्ति का प्रतीक है। 8वीं कक्षा के बच्चों, इस साल के तुम्हारे प्रयासों का प्रदर्शन करने का समय आ गया है। अपनी तारों की धूल की रोशनी बिखेर दो। कक्षा शिक्षक झू मुशेंग का चेहरा जोश से भर गया। मिस्टर जू, मुझे माफ करना, मुझे स्कूल से निकाला जा सकता है, एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की ने आंसुओं से भरे चेहरे के साथ कहा। उसकी घबराई और चिंतित छोटी सी सूरत देखकर आसपास के सहपाठियों को दया आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। इतना निराशावादी मत बनो। लेकिन मैं बेवकूफ हूं। अगर मैं हर दिन अपनी पूरी कोशिश भी करूं तो भी मेरा सितारा धूल बहुत कमजोर लगता है, जुओ हेयू नाम की लड़की ने कहा। अरे डरो मत, अगर तुम जरूरतें पूरी नहीं भी कर पाओगे तो भी मैं हूं। जब तक परिवार में कोई जादूगर है तब तक सब ठीक रहेगा। शिवाय मोरया के छात्रावास के प्रमुख ओम ने हेयू से बात करते हुए अपनी छाती थपथपाई। बकवास बंद करो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा या नहीं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? रुको, जब तक मेरे पिताजी इस पर हाथ नहीं रखते थे, इसकी चमक तुम्हारी टाइटेनियम मिश्र धातु वाली कुत्ते जैसी आंखों को अंधा कर देगी, ओम ने गर्व और अहंकार से कहा। जल्द ही स्कूल से 3 परीक्षक अंततः मैदान में आ पहुंचे। परीक्षक अनुशासनात्मक शिक्षक थे। छात्र आमतौर पर उनसे बहुत डरते थे। ठीक है, चुप रहो। इस बार वार्षिक परीक्षा कुछ स्कूल पर्यवेक्षकों द्वारा देखी जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप आज एक जादूगर का सार प्रदर्शित करेंगे, जू मुशेंग ने छात्रों को याद दिलाया। परीक्षकों को नए छात्रों की 30 कक्षाओं का मूल्यांकन करना था। ध्यान लैंड मैजिक हाई स्कूल की वर्दी पहने 1500 छात्रों से एक खास आभा निकल रही थी। जब वे प्रशिक्षण मैदान में खड़े थे
तो यह एक अद्भुत दृश्य था। उन्हें ब्लॉकों की तरह व्यवस्थित किया गया था। मूल्यांकन से पहले स्वाभाविक रूप से प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। हर साल ऐसा ही होता था। इसके बाद स्कूल पर्यवेक्षकों की बारी आई अपनी बात रखने की। जब म्यू हे ने मंच पर कदम रखा और छात्रों के लिए एक जादूगर के भविष्य की खूबसूरत तस्वीर को भावुकता से चित्रित किया, तो शिवाय मोरया, जो लोगों की भीड़ में था, एक ठंडी मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं सका। उनका भाषण युवा छात्रों की जीवन भर की उम्मीदों से भरा था। हालांकि शिवाय मोरया म्यू हे की नैतिकता और ईमानदारी के बारे में बहुत स्पष्ट थे। आज का दिन बहुत ही विशेष है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने वो शहर की सबसे प्रतिष्ठित महिला जादूगरनी को आमंत्रित किया है। जब वह 15 साल की थी तो एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूट ने एक अपवाद बनाकर उसे भर्ती कर लिया था। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने उसकी विरासत के बारे में सुना होगा। बिल्कुल सही, वह दिया है। आइए हम सब उसका गर्मजोशी से स्वागत करें, जो आपके ही वर्ष की छात्रा होनी चाहिए, लेकिन एक जादुई प्रतिभा है और उसे विश्वविद्यालय में पदोन्नत किया जा चुका है। म्यू हे ने ऊंची आवाज में कहा। यह कहते ही वहां मौजूद लगभग 1000 लोगों ने अचानक हंगामा खड़ा कर दिया। हे भगवान, यह म्यू निंगज्यू है। मैंने सुना है कि जब उसने हिम तत्व को जागृत किया तो उससे निकली शक्ति ने जमीन को सीधे बर्फ के टुकड़ों में बदल दिया। ये सिर्फ अफवाहें हैं। मेरे पास सबसे सटीक जानकारी है। मैंने सुना है कि उसे बर्फ तत्व का मुख्य कौशल आइस स्कैटर सीखने में सिर्फ 8 महीने लगे। 8 महीने। हे भगवान, मैं 1 साल से स्कूल में हूं और मैं सिर्फ 5 सितारों को ही नियंत्रित कर पाया हूं। लोगों के बीच इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? यह तो कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, सबसे जरूरी बात तो यह है कि वो खूबसूरत भी है, वो दिखने में भी अच्छी है और प्रतिभाशाली भी। वो बो सिटी की शान है। पल भर में ही स्कूल के छात्र इस पर चर्चा करने लगे। सभी की प्रतिक्रिया से पता चल रहा था कि वे दिया से परिचित थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज वार्षिक परीक्षा में उनकी मुलाकात महान जादुई प्रतिभा से होगी। भाई शिवाय, ये लिटिल प्रिंसेस है। ये सचमुच वही है। वह सचमुच हमारे स्कूल आई थी। ओम इतना उत्साहित था कि उसने अपने बगल में बैठे शिवाय मोरया की आस्तीन खींचनी शुरू कर दी। शिवाय मोरया ने अपना सिर उठाया और मंच की ओर देखा। उसने सचमुच एक खूबसूरत आकृति देखी थी, जो बर्फ में गर्वित कमल की तरह चुपचाप खड़ी थी। बर्फ जैसी सफेद त्वचा से सटी पोशाक ने उसके प्रभावशाली शरीर को और भी विस्तृत रूप दे दिया था। लोगों का ध्यान वास्तव में लड़की के आकर्षक शरीर ने नहीं, बल्कि उसके शानदार और लंबे बेजोड़ चांदी जैसे बालों ने आकर्षित किया। हालांकि मौसम गर्म और शुष्क था, फिर भी प्लेटफॉर्म पर गर्व से खड़ी लड़की किसी बर्फ की परी जैसी लग रही थी, जो सांसारिक दुनिया में कदम रखने से पहले बर्फ के पहाड़ पर भटक रही थी। वह निस्संदेह सुंदर थी। जैसे ही छात्रों और शिक्षकों ने इस लड़की को आगे बढ़ते देखा, वे सभी चुपचाप चौंक गए। उन्होंने दिया के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे पहले कभी नहीं देखा था। किसने सोचा था कि उसका पूरा अस्तित्व एक लड़की के रूप में एक बर्फ परी जैसा होगा, चाहे वो उसका स्वभाव हो, पहनावा हो या उसके स्वाभाविक रूप से सुंदर चांदी जैसे लंबे बाल हों। यह दिया है। यहां तक कि उसकी हड्डियां भी गर्व से भरी हुई थीं। शिवाय मोरया को भी लगा कि उसने कोई देवी देख ली है। उस घटना के बाद शायद यह पहली बार था जब उसने दिया को देखा था। लगभग 3 साल हो गए थे। पहले बच्चों का समूह उसे छोटी राजकुमारी कहकर बुलाना पसंद करता था, और वह सबके दिलों में एक राजकुमारी थी। वह पहाड़ों में एक महल में रहती थी और आम लड़कियों से कई गुना ज्यादा सुंदर कपड़े और साज सज्जा पहनती थी। साथ ही उसका मनमोहक रूप भी। हालांकि 3 साल बाद शिवाय मोरया को ऐसा लगा कि वह उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता।
उसका परिवर्तन बहुत बड़ा था। मूलतः हंसमुख और मिलनसार म्यू निंगस्यू ने अपने चरम पर लोगों को एक अप्राप्य एहसास दिया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका स्वभाव बदल गया था, या फिर उसकी उम्र के साथ उसकी तरक्की की वजह से, या शायद उसकी हैसियत में आए भारी अंतर ने उसके मन में ये विचार पैदा किए थे? भाई शिवाय, तुम्हें उस समय छोटी राजकुमारी के साथ भाग जाना चाहिए था। ओम ने स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ म्यू निंगस्यू की ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने शौचालय के दरवाजे पर इतनी जोर से मारा कि तुम बेवकूफ हो गए? अरे, मैंने यह बात बिना सोचे समझे कह दी। न्यू एपिसोड 22। दिया का भाषण बहुत छोटा था। शिवाय मोरया को समझ नहीं आया कि वे लोग इतने उत्साहित क्यों थे। वे ऐसे बोल रहे थे मानो उन्हें सचमुच एम्पायर इंस्टीट्यूशन में जगह मिल जाएगी। एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूशन स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बेहतरीन मैजिक विश्वविद्यालय था। बो सिटी जैसे शहर के लिए वहां आने वाला हर व्यक्ति पहले से ही असाधारण होगा। भर्ती दर इतनी कम होने से पता चलता है कि दिया कितनी खास और उत्कृष्ट थी। उसे मैजिक हाई स्कूल का अनुभव लिए बिना ही एम्पायर इंस्टीट्यूशन में भर्ती कर लिया गया था। भाई फान, अगले 2 सालों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और एम्पायर में प्रवेश करो। एम्पायर इंस्टीट्यूशन में प्रवेश के बाद म्यू परिवार की बाहें चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वे शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक हे ओम हंसा। जैसे ही ये शब्द ओम के मुंह से निकले, जिज्ञासु झाओ कुंसान बाहर कूद पड़ा। मुझे मत हंसाओ। आज के बाद तुम्हारे भाई शिवाय को सीधे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इसलिए एम्पायर इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचना भी मत। झाओ कुंसन ने चिल्लाकर कहा। झाओ कुंसन, क्या तुम बीमार हो या कुछ और? मेरे भाई फान ने तुम्हें कब नाराज किया? क्या तुम हर बार जब हम कुछ कहते हैं तो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो? झांग शियाओ हो ने बहुत लंबे समय तक झाओ कुंसान को सहन किया था। बहरहाल ओम उस समय कक्षा के सबसे बेहतरीन छात्रों में से एक था और उन गिने चुने लोगों में से भी जो जादू का इस्तेमाल कर सकते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घटिया झाओ कुंसान, जो सिर्फ 6 सितारों को नियंत्रित कर सकता था, में ऐसी क्या योग्यता थी कि वह उसके सामने इतनी जोर से भौंकने का आत्मविश्वास रखता था। उसने मुझे नाराज नहीं किया। हालांकि मैं इस छोटे से कचरे की आदत नहीं डाल पा रहा हूं जिसमें शर्म की कोई भावना नहीं है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उस जमाने में मिस दिया से दोस्ती करने की हिम्मत कहां से मिली। तुम्हें अपनी असलियत समझनी चाहिए और अपनी मनमौजी सोच छोड़ देनी चाहिए। अगर तुम न होते तो हमारे झाओ परिवार की जमीनें वापस नहीं मिलती। झाओ कुंसन ने शिवाय मोरया की नाक की ओर इशारा करते हुए गालियां दी। झाओ कुंसन भी शहर के इसी क्षेत्र से थे और उन्हें भी म्यू परिवार का नौकर माना जाता था। पारिवारिक सेवक, ये शब्द आधुनिक समय में काफी कठोर थे, लेकिन अगर किसी परिवार की आजीविका म्यू परिवार के मालिक के फूलों के प्रति प्रेम पर आधारित थी, तो फिर जागीर में फूलों और पौधों की देखभाल करने वाला झाओ परिवार माली न होकर पारिवारिक सेवक कैसे हुआ? म्यू जागीर बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि मानो पुराने जमाने के किसी रईस की जमीन हो। ऐसी जगहों पर जागीर में 100 से ज्यादा रईस रहते थे और इनके इर्द गिर्द 1000 से ज्यादा किसान, मजदूर और नौकर चाकर रहते थे। पुरानी पीढ़ियों के अनुसार यह पूरा शहर म्यू परिवार का था। जीवित रहने के लिए शिवाय मोरया और झाओ कुंसान जैसे परिवार स्वाभाविक रूप से असली ताकतवर और अमीर लोगों के चक्कर काटते थे। झाओ कुंसन को शिवाय मोरया से रंजिश थी। अगर वह इतना लापरवाह न होता और बूढ़े मालिक को भड़काता न, तो किसानों के दिन अच्छे होते। शिवाय मोरया, क्या तुम्हारे पास जरा भी दिमाग नहीं है? मुझे शुरू से ही पता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जीते जी छू नहीं सकता
और उनसे सम्मानजनक दूरी बनाए रखने से सिर्फ परिवार को ही फायदा होगा। तुम्हें तो बस मुसीबत मोल लेनी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मेंढक हंस का मांस खा सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई टीवी ड्रामा है? एक गाय की देखभाल करने वाला एक राजकुमारी से शादी कर रहा है। निकल जाओ यहां से। झाओ कुंसन ने तिरस्कार से शिवाय मोरया की ओर इशारा किया। इस बार म्यू निंगज्यू के आगमन के साथ झाओ कुंसन ने भी अपने दिल में छुपाए हुए क्रोध को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। शिवाय मोरया ने जो मूर्खतापूर्ण काम किया था उसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारे परिवार शामिल थे। राजकुमारी तो राजकुमारी होती है। जब आपको दूर से ही उसका सम्मान करना हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। यह कोई परिकथा नहीं है। जब आप उस सीमा को पार करेंगे तो राजा गुस्से में कर बढ़ा देगा और इससे पूरे गांव और शहर के किसान परिवारों को असहनीय कष्ट होगा। आज मंच के पीछे खड़ा वीरतापूर्ण आभा, बिखेरता सफेद बालों वाला मध्यम आयु का व्यक्ति राजा था। उसका नाम था म्यू जोयोन। वह ऐसा व्यक्ति था जो अपने पैर की ठोकर से पूरे बो शहर को सचमुच हिला सकता था। यह वह व्यक्ति था जिसे शिवाय मोरया ने उकसाया था। म्यू जोयुन को परोपकारी होने के लिए जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने शिवाय मोरया के पूरे परिवार को इस हद तक नहीं गिरने दिया कि उन्हें भोजन के लिए भीख मांगनी पड़े। जाओ कुंसन, क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? झाओ कुंसन ने जवाब दिया। शिवाय मोरया ने झाओ कुंसन पर नजर डाली। सच कहूं तो उसके कहे शब्दों ने शिवाय मोरया को दोषी महसूस कराया। यह मामला उसकी कल्पना से कोसों दूर था। कुछ लोगों को चीजें बड़े होने के बाद ही समझ आती थीं। कुछ लोग छात्रों को खराब नंबरों से चिढ़ाते थे, लेकिन एक अमीर परिवार के लिए यह एक मूर्खतापूर्ण बात थी। समाज में आने के बाद पैसे वाले लोग पढ़ाई करने विदेश जाते थे और एक अविश्वसनीय डिप्लोमा लेकर लौटते थे। वे आसानी से एक कंपनी ढूंढ सकते थे और हर महीने हजारों कमा सकते थे। फिर भी उन्हें लगता था कि यह बहुत कम पैसा है। जबकि जिन लोगों ने लगन से पढ़ाई की, विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, फिर खुद को ढेर सारी नौकरियों में झोंक दिया, फिर भी उनकी जिंदगी की गुणवत्ता उन लोगों के स्तर की नहीं थी जिन्हें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए चिढ़ाया जाता था। उनकी आदर्श दुनिया मिट गई थी। उनका हौसला टूट गया था। फिर भी वे थके हुए थे और एक कुत्ते से भी ज्यादा गरीब थे। हालांकि झाओ कुंसन के शब्दों से लोगों को यह समझ में आ गया कि उसकी सोच उसके साथियों से ज्यादा परिपक्व थी। वह पहले से ही जानता था कि बिना सोचे समझे अपने लक्ष्यों के पीछे भागने से बेहतर यही होगा, वरना सपने के टूटने और क्रूर वास्तविकता के कारण आप एक ही पल में अतीत की सारी महत्वाकांक्षाएं खो देंगे। यह एक अस्वीकार्य दुःस्वप्न होगा। स्वाभाविक रूप से शिवाय मोरया के पास वास्तविकता पर झाओ कुंसन के नजरिए की प्रशंसा करने का कोई कारण नहीं था, बल्कि उसे हंसी आ गई। झाओ कुंसन, तुम्हें कुत्ता बनने की क्षमता और चेतना जरूर है। यह कुछ ऐसा है जो मैं शिवाय मोरया अपने जीवन काल में कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं इसकी सराहना करता हूं, सचमुच करता हूं। शिवाय मोरया ने उससे कहा, तुम कौन हो? अगर मैं कुत्ता होता तो मैं एक आलीशान कुत्ता होता, अच्छा खाना खाता, एक छोटे से सुंदर घर में रहता और सुंदर कपड़े पहनता। तुम तो बस एक मरते हुए परिवार के कुत्ते हो, एक पतित कुत्ता, एक कुत्ता जो कूड़े में से खाता है। तुम देखते क्यों नहीं कि तुम कैसी चीज हो? तुम्हारे शरीर से कूड़े के ढेर जैसी बदबू आती है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम कितने बदबूदार हो। तुम्हें अपने परिवार की आखिरी जमीन भी बर्बाद करनी पड़ी ताकि तुम जादुई ऊंचाई तक पहुंच सको, लेकिन आखिरकार तुम्हें वैसे भी बाहर निकाल दिया जाता है। मैं तुम्हारे पापा मो जियाक्सिंग से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें तुम्हारे जैसे भाग्यशाली इंसान को जन्म देने का कभी पछतावा हुआ है? झाओ कुंसन गालियां देता रहा।
शिवाय मोरया की गालियों ने झाओ कुंसन की कमजोरियों पर सीधा प्रहार किया था। हालांकि झाओ कुंसन कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे निपटना आसान हो। उसने मान लिया कि वो एक कुत्ता है और शिवाय मोरया को काट लिया। शिवाय मोरया ने लोगों के समूह की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से उसकी नजर उस अस्पष्ट व्यक्ति पर पड़ी जो इस पूरे अनुभव से कुछ हद तक आनंद ले रहा था। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मूबाई था। यह वह युवा मालिक था जो किसी और के दान पर जीता था, वही जिसे शिवाय मोरया ने अतीत में फर्श पर दबाकर पीटा था। अतीत में जब हर कोई बच्चा था तो उनका प्रतिशोध अधिक से अधिक पत्थर फेंकना, अपनी खिड़कियां तोड़ना होता था, जो काफी हानिरहित कार्य थे। लेकिन अब जादुई जागृति और जादुई परीक्षा के तहत किसी व्यक्ति का भाग्य बहुत बदल जाएगा। अचानक उठे मूबाई को आखिरकार शिवाय मोरया पर पलटवार करने का मौका मिल गया था। फिलहाल मूबाई ने इस कुत्ते झाओ कुंसान को छोड़ दिया था। हालांकि शिवाय मोरया कुछ समय से इसकी योजना बना रहा था और उसे एक और बेहतर मौके का इंतजार था ताकि वह उसे बुरी तरह काट सके। बुरा नहीं। जिस बच्चे को पहले कुत्ते की तरह पीटा जाता था वो आखिरकार चालें चलना सीख गया था। ऐसा लग रहा था कि इतने सालों तक उसे पिता की तरह अनुशासित करना व्यर्थ नहीं गया। आओ, अपने शस्त्रागार में जो भी चाल है उसका उपयोग करो। इन भड़कीले और दिखावटी लोगों से निपटने का मुझे भरपूर अनुभव है। मैं कभी हारा नहीं हूं। नीचता का नीचता से मुकाबला करना और छोटी सी शिकायत का बदला लेना, उन्हें बचकर ना निकलने देना। न्यू एपिसोड 23। ठीक है, इतना शोर मत करो। परीक्षा अब शुरू हो रही है। अगर तुम में से किसी की तरफ से और शोर हुआ तो तुम परीक्षा देने की योग्यता खो दोगे। सभी छात्रों और शिक्षकों के सामने आपको निष्कासित होते देख लेडी म्यू निंगजू के चेहरे पर जो भाव थे उसके बारे में सोचकर मुझे लगता है कि उन्हें अतीत में स्वार्थवश आपके साथ भागने की इच्छा पर निश्चित रूप से पछतावा होगा। म्यूबाई को अपने उद्देश्यों को छिपाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई क्योंकि उसने शिवाय मोरया के कान में ये भयावह शब्द फुसफुसाए, तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। मैं इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास मत आओ। शिवाय मोरया ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। म्यूबाई के मुंह का कोना फड़क उठा। मैं इस बच्चे को अभी कुछ और समय तक अहंकारी रहने दूंगा। पहले भी शिवाय मोरया ने दिया के सामने मूबाई को जमीन पर पटकर बुरी तरह पीटा था। तब से लेकर अब तक मूबाई जिंदगी भर दिया के सामने सिर भी नहीं उठा पाया। आज भी उसे शर्म आती है। आज मूबाई ने शिवाय मोरया को और भी अधिक कष्ट देने की योजना बनाई। पूरे स्कूल और दिया के सामने निष्कासित होना। इस समाज में जहां जादू ही सर्वोच्च अधिकार था, दिया द्वारा शिवाय मोरया का उपहास और तिरस्कार किए जाने का पर्याप्त कारण था। जब वह अपने पिता मू जियाक्सिंग के पास लौटेगा तो वह अपने पिता को यह कैसे समझाएगा, जिन्होंने अपना घर सिर्फ इसलिए बेच दिया था ताकि वह जादू की दुनिया में प्रवेश कर सके। वार्षिक परीक्षा के दौरान अयोग्य छात्रों को निष्कासित किया जाना एक बहुत ही आम बात थी। पूरे स्कूल में किसी के निष्कासित होने की घोषणा नहीं की गई थी। स्कूल का व्यवहार इतना निर्दयी नहीं होता। हालांकि एक अपवाद यह था कि स्कूल सीधे निष्कासन की घोषणा कर देता था। वह भी तब जब जादूगर के स्टारडस्ट में कोई खास सुधार न दिखाई देता था। सामान्य परिस्थितियों में छात्र अपनी तारा धूल को जगाने के बाद उसे प्रतिदिन उचित रूप से विकसित करते थे। यहां तक कि ज्यादा अनाड़ी लोग भी धीरे धीरे अपनी तारा धूल को चमकाते थे और अपनी जादुई क्षमताओं को विकसित करते थे जब तक कि छात्र बहुत आलसी न हो। इस प्रकार के छात्र को दंडित करने के लिए जो जागृति संसाधनों और जादू की पुस्तकों को बर्बाद करता था और अन्य स्कूल के छात्रों को यह समझाने में मदद करने के लिए कि साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है जहां आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं,
स्कूल सार्वजनिक रूप से उस छात्र के निष्कासन की घोषणा करेगा जिसकी साधना बहुत कम थी। इस तरह की सार्वजनिक घोषणा हर साल नहीं होती और यह उन छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी जो स्कूल में प्रवेश के लिए पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करते थे। इस स्कूल सेमेस्टर की शुरुआत में पूरी कक्षा ने एक कठिन परीक्षा ली। उस समय शिवाय मोरया की साधना लगभग शून्य थी। ज़ूमुशिंग ने गुस्से में आकर शिवाय मोरया की सार्वजनिक रूप से निंदा करने की कोशिश की। अब स्कूल सेमेस्टर समाप्त हो चुका था और सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक परीक्षा भी शुरू हो चुकी थी। यदि चीजें गणना के अनुसार हुईं, तो शिवाय मोरया की खेती सार्वजनिक निष्कासन की रेखा के करीब पहुंच जाएगी। स्वाभाविक रूप से किसी गलत अनुमान को रोकने के लिए मूबाई और उनके चाचा मूहे ने भी शिवाय मोरया के लिए एक बड़ा उपहार तैयार किया था। यह बड़ा उपहार शिवाय मोरया को स्कूल से बाहर करने के लिए पर्याप्त था, जिससे उसे वह सजा प्राप्त करने का सम्मान मिला जो स्कूल ने 3 साल से नहीं दी थी। सबसे सौभाग्य की बात यह थी कि म्यू निंगजिउ और म्यू झुओयुन भी इस दृश्य को देखने के लिए मौजूद थे। मूबाई को इसके बारे में सोचकर ही बहुत खुशी महसूस हुई। आज खुद को दिखाने का दिन था और उस दिन से ऊंचे रुतबे के साथ आसमान में उड़ान भरने का उस घटिया शिवाय मोरया के लिए भी आज ही बेइज्जती होने का दिन था। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। वार्षिक परीक्षा अब आधिकारिक रूप से शुरू होगी। स्कूल में सभी 30 कक्षाएं एक साथ शुरू हुई। परीक्षा की प्रक्रिया वास्तव में बहुत सरल थी। आपको बस स्टार अप्रेजल स्टोन पर अपना हाथ रखना था, जबकि परीक्षकों सहित सभी लोग देख रहे थे। फिर आप ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के लिए एकाग्र होते थे और उस समय स्टार अप्रेजल स्टोन से परीक्षार्थी के स्टारडस्ट जैसी ही चमक निकलती थी। फिर वे उस चमक के आधार पर साधना के स्तर का आकलन करते थे। प्रत्येक छात्र को 3 प्रयास करने का मौका मिला। अंतिम परिणाम सबसे चमकदार चमक वाले प्रयास पर आधारित था। स्वाभाविक रूप से जितना अधिक छात्र इस पर ध्यान केंद्रित करेगा, उतना ही अधिक स्टार मूल्यांकन पत्थर छात्र के स्टारडस्ट की चमक को सटीक रूप से प्रदर्शित करेगा। परीक्षार्थियों का क्रम यादृच्छिक था। पहला परीक्षार्थी स्वाभाविक रूप से वह रोती हुई सुंदरी सहपाठी हेयू थी, जो पहले से ही सबसे आगे खड़ी थी। लड़की अब भी उतनी ही डरपोक थी। सबकी नजरों के सामने स्टार अप्रेजल स्टोन के सामने जाते हुए वह अब भी बेहद शर्मीली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे निकाले जाने का डर हो। आप शुरू कर सकते हैं, गंजे परीक्षक ने कहा। शुभकामनाएं हेयू। आपके शिक्षक और आपके सहपाठी आप पर विश्वास करते हैं, ज़ूमुशिंग ने कहा। यदि तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, छात्रावास प्रमुख जियान हुआ ने कहा। हेयू को शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने अपने छोटे हाथों को विशाल स्टार मूल्यांकन पत्थर पर रख दिया। पूरी कक्षा अचानक खामोश हो गई। उनकी नजरें उस लड़की पर टिकी थीं जो पहली परीक्षा दे रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो वह परीक्षार्थी से ज्यादा घबराई हुई थी। किसी कारण से शिवाय मोरया ने परीक्षा शुरू होने के बाद हेयू के स्वभाव में बदलाव महसूस किया। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। हालांकि वह घबराई हुई थी, पर वह उन्मत्त नहीं थी। काले स्टार अप्रेजल स्टोन के अंदर से धीरे धीरे कुछ चमक निकल रही थी। शुरुआत में यह सूर्योदय जैसा लग रहा था। हेयू के गहन ध्यान के बाद चमक धीरे धीरे स्टार अप्रेजल स्टोन के चारों ओर फैल गई, जिससे चारों ओर का वातावरण भर गया। इस समय तीनों परीक्षार्थियों ने एक साथ ही परिणाम घोषित कर दिए। सहपाठी, हो गया, तुम्हारा अंतिम परिणाम ए है, गंजे परीक्षक ने चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए कहा। हेयू ने अपनी आंखें खोलीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उसने उत्साह से कहा, रे, सच में मुझे ए ग्रेड मिला है?
हालांकि एक लड़की का खुशी से चिल्लाकर यह कहना कि उसे ए ग्रेड मिला है अजीब था, लेकिन उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि हेयू के अंतिम परिणामों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। मैं, लानत है, यही तो एलीट क्लास में दाखिले का मानक है। मैं तो अवाक हूं। परीक्षा से पहले वह वहां बैठी लगातार रो रही थी। हमें तो सचमुच लगा था कि वह निष्कासित होने की कगार पर है, लेकिन जैसे ही अंतिम परिणाम आए उसे सचमुच ए ग्रेड मिला। जादुई कुतिया, कैसी जादू सीखने वाली कुतिया है। मैं उस पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगा। परिणाम आने के बाद शिवाय मोरया के छात्रावास प्रमुख सहपाठी जियानहुआ पूरी तरह से हैरान रह गए। उसे पाल पोस कर बड़ा कर मेरे प्यारे, अगर उसे बी ग्रेड मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो तो बस उस आदमी की चिंता कर रहा है जिसे ए ग्रेड मिला है। कक्षा शिक्षक जू मुशेंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह उस महिला शिक्षक के झांसे में आ गया था जो बहुत ही प्यारी बन रही थी। हालांकि परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने और ए ग्रेड प्राप्त करने से जू मुशेंग कुल मिलाकर खुश था। सभी ग्रेडों का योग किया जाएगा और उसके बाद 30 कक्षाओं के औसत ग्रेडों की तुलना की जाएगी। जू मुशेंग को लगा कि उसकी अपनी कक्षा में शीर्ष 3 में पहुंचने की क्षमता है। सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा बगल वाली कक्षा 7 से थी। उस लाइटनिंग एलिमेंट वाले बच्चे शू झाटिंग के साथ कौन जानता था कि दोनों कक्षाओं में कितना अंतर होगा। हालांकि वह यही चाहता था कि उसकी कक्षा का सबसे प्रतिभाशाली छात्र मुबाई किसी भी मामले में शू झाटिंग से कमतर न हो। अगले, क्या आप परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं? गंजे परीक्षक ने हेयू की ओर देखते हुए कहा। हेयू ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने अभी तक केवल 6 सितारों को ही समझा है, इसीलिए मैं इसे छोड़ दूंगी। ठीक है, हम तुम्हारे दूसरे शिक्षकों के मूल्यांकन के आधार पर तय करेंगे कि तुम्हें किस कक्षा में रखा जाए, गंजे परीक्षक ने कहा। धन्यवाद शिक्षक। हेयू खुशी बाहर निकल गई। पहले तो वह अपनी खुशी अपने साथ बैठे दोस्तों के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि सभी दोस्त उससे 1 मीटर की दूरी पर थे। वह यह देखकर हैरान रह गई। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके ग्रेड बहुत अच्छे थे, है ना? अगला, जांग जाओ हो, परीक्षक ने नाम की घोषणा की। ओम हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसकी बारी आ जाएगी। भाई शिवाय, मैं जा रहा हूं, झांग जियाओ हो ने शिवाय मोरया से कहा। महम, अपना सर्वश्रेष्ठ करो और शांत रहो, शिवाय मोरया ने जवाब दिया। आपको अन्य लोगों को सलाह नहीं देनी चाहिए, यह सुनकर मुझे उल्टी आने लगती है, झाओ कुंसन ने बिना चूके ये कहा। शिवाय मोराया हैरान था। क्या ये झाओ कुंसन स्टॉकर मोड और बातचीत से इनकार करने वाले मोड में है? ये कैसे मुमकिन है कि वो मेरी हर हरकत पर पानी फेर दे? न्यू एपिसोड 24। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, शिक्षक तुम पर विश्वास करते हैं। यह कहने वाले प्रैक्टिकल शिक्षक नेहा थे। ओम ने सिर हिलाया और स्टार मूल्यांकन पत्थर की ओर चला गया। अपनी आंखें बंद करके ओम ने अपनी सांसों को समायोजित किया और धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। स्टार अप्रेजल स्टोन से निकलने वाली चमक टिमटिमा रही थी। यह जांग शियाओहो की सांसों के साथ साथ चमकती और मंद होती रही। यह बताना आसान था कि जांग शियाओहो थोड़ा घबराया हुआ था और यही वजह थी कि स्टार अप्रेजल स्टोन उसके स्टारडस्ट से निकलने वाली ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पा रहा था। हालांकि ओम धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया। आखिरकार चमक स्थिर हो गई। पवन तत्व से निकली सियान रंग की चमक ने स्टार अप्रेजल स्टोन के आस पास के क्षेत्र को ढक लिया और चमक है यू की चमक से बेहतर थी। थोड़ी अस्थिर होने के अलावा इसमें और कोई परेशानी नहीं थी। ए जा, तीनों परीक्षकों के इस बारे में अलग अलग विचार थे। गुरुजी, मुझे एक बार और कोशिश करने दीजिए। ओम इस परिणाम से खुश नहीं दिखे।
इसलिए वह एक बार फिर ध्यान की अवस्था में चले गए। इस बार वह काफी शांत था। स्टार अप्रेजल स्टोन के आसपास की तेज चमक साफ दिखाई दे रही थी। यह हेयू के स्टोन से कहीं ज्यादा तेज था। इसके अलावा अब उसमें से कोई अस्थिर झिलमिलाहट भी नहीं दिख रही थी। तीनों परीक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। आ जा वन, आ जा वन, आ जा वन। अंतिम परिणाम आ जा वन। परिणाम घोषित होने के बाद उनकी कक्षा के सभी छात्र आश्चर्य और ईर्ष्या से भर गए। अरे आया वन, ये वो ग्रेड है जो तुम्हें एलीट क्लास में जगह दिलाता है। इस बच्चे ओम की जीवन शैली तो बस साधारण है, तो किसने सोचा होगा कि उसकी साधना इतनी अद्भुत होगी। हम गलत थे, हम सचमुच गलत थे। यह तो कमाल है। अगर मुझे ए जायरान ग्रेड मिल जाता तो मेरे पापा मुझे तुरंत एक कार गिफ्ट कर देते। जू मुशेंग और नेहा दोनों शिक्षकों ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। झांग शियाओहो उनके लिए हमेशा से एक उत्कृष्ट छात्र रहा था, इसलिए ऐसा परिणाम आना स्वाभाविक ही था। सहपाठी, तुम्हारा काम हो गया। हम उसी के अनुसार मूल्यांकन करेंगे। गंजा परीक्षक अंतिम परिणाम घोषित करने ही वाला था। गुरुजी, मैं अगली परीक्षा देना चाहता हूं। इस समय ओम के चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर शर्म झलक रही थी। क्या आप निश्चित हैं? परीक्षक ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। मुझे पता है कि वार्षिक परीक्षा में रैंकिंग में आप जितने ऊपर आएंगे, आपको स्टारडस्ट मैजिक टूल का इस्तेमाल करने का उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। इसलिए मैं एक्टिवेशन टेस्ट देना चाहूंगा, ओम ने पूरे विश्वास के साथ कहा। जूमुशिंग और नेहा के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उन्हें पहले से ही पता था कि जांग जियाओहो सक्रियता के स्तर पर पहुंच गया है। परीक्षा 2 भागों में आयोजित की गई। पहला भाग स्टारडस्ट परीक्षण था। अधिकांश छात्रों को मैजिक हाई में जादू का अध्ययन जारी रखने के लिए केवल इस भाग को पूरा करना आवश्यक था, जबकि दूसरा भाग शीर्ष छात्रों के लिए निर्धारित किया गया था। 1000 से अधिक छात्रों में से लगभग केवल 100 ही ऐसे थे जो सक्रियण के स्तर तक पहुंच पाए थे। यदि कोई परीक्षा के दौरान मौलिक कौशल को सक्रिय कर लेता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे वार्षिक परीक्षा के लिए अधिक अंक दिए जाएंगे। विद्यालय से सीमित संसाधनों का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के दौरान बिना कुछ छिपाए अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। ओम का सक्रियण परीक्षण कुछ खास सुचारू रूप से नहीं चला। वह इतना घबराया हुआ था कि वह 7 पवन तत्व तारों को आपस में ठीक से जोड़कर तारा पथ बनाने में असमर्थ था। हालांकि परीक्षकों को यह तो पता चल गया कि यह छात्र एक्टिवेशन करने में सक्षम है, लेकिन परीक्षा के दौरान घबराहट के कारण वह इसे सफलतापूर्वक एक्टिवेट नहीं कर पाया। फिर भी उन्होंने उसके प्रदर्शन के आधार पर उसे कुछ अंक दिए। कुछ हद तक निराश होकर ओम अपना सिर झुकाए परीक्षण स्थल से बाहर चला गया। श्रीमती नेहा एक कोमल बड़ी बहन की तरह झांग शियाओहो के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, निराश मत हो। अपने ग्रेड के साथ तुम निश्चित रूप से एलीट क्लास में प्रवेश पालोगे। गुरुजी, मुझे लगा था कि मैं नियंत्रण में कुशल हूं, लेकिन किसने सोचा होगा कि थोड़ी सी घबराहट के कारण नियंत्रण का अभ्यास करने में बिताया गया। मेरा समय रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएगा और मुझे शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। गुरुजी, आप इतनी आसानी से जादू को कैसे सक्रिय कर लेते हैं? झांग शियाओहो ने पूछा। स्वाभाविक रूप से यह अभ्यास से ही होता है। इसके अलावा आपके हृदय की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। एक योग्य जादूगर के पास न केवल एक ठोस आधार होना चाहिए, बल्कि उसकी मानसिकता भी ऐसी होनी चाहिए जो मुसीबत आने पर भी डगमगाए नहीं। ओम ने सिर हिलाया, क्योंकि वह इसे समझता प्रतीत हो रहा था। अगला हुआंग फेफिंग। बे, टीचर, मुझे यह ग्रेड मिलना चाहिए। मुझे यह ग्रेड मिलना चाहिए। अगर आप ज्यादा शोर मचाएंगे
तो हम आपके नतीजे रद्द कर देंगे। अगला, लुओसी से। लुओसी नामक छात्र खुशी से उछल पड़ा। उसके जैसे असफल छात्र के लिए सी ग्रेड प्राप्त करना नए साल जैसा था। 8वीं कक्षा के छात्र एक एक करके अपनी परीक्षाएं दे रहे थे। ज्यादातर छात्र बी और सी ग्रेड के थे। ज्यादा अ ग्रेड वाले छात्र नहीं दिख रहे थे। देखो, स्कूल काउंसिल के लोग लगभग आ ही गए हैं। वे 7वीं कक्षा के परीक्षा मैदान में हैं। जो परीक्षा ले रहा है वह लाइटनिंग एलिमेंट वाला लड़का है, जू जॉटिंग। वह निश्चित रूप से पूरे स्कूल में नंबर 1 लड़का है। यह पक्का नहीं है। मैंने सुना है कि मुंबई की खेती भी बहुत अच्छी है। जैसे ही शिवाय मौर्य ने अपने सहपाठियों की चर्चा सुनी, उसकी नजर 7वीं कक्षा के परीक्षा मैदान की ओर गई। निश्चित रूप से स्कूल काउंसिल समूह में विशेष रूप से उत्कृष्ट म्यू निंगस्यू भी शामिल था, जो पहले से ही आसपास के क्षेत्र में चल रहा था। बड़े भाई म्यू जुओयून, ये हमारे स्कूल का सबसे उत्कृष्ट लाइटनिंग एलिमेंट छात्र है। इसका नाम जू जॉटिंग है। 1 साल पहले जब इसने अपना लाइटनिंग एलिमेंट जागृत किया, तो मैंने प्रधानाचार्य होने के नाते इस पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। यह अभी एक्टिवेशन टेस्ट दे रहा है। क्या आप देखना चाहेंगे? थियान लैन मैजिक हाई के प्रधानाचार्य ने म्यू जुओयून से कहा। प्रिंसिपल म्यू जुओयून के प्रति बहुत विनम्र थे। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि बो शहर में म्यू जुओयून का दर्जा बहुत ऊंचा था। निंगजू, तुम इस छात्र के प्रदर्शन पर एक नजर क्यों नहीं डालती? हम, म्यू निंगजू ने सिर हिलाया। बिजली का तत्व, तत्वों में सबसे पहला, इसकी प्रचंड विनाशकारी शक्ति दूसरे जादूगरों को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। परीक्षा स्थल के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म पहने जू जॉटिंग पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और पूरे स्कूल के छात्रों और शिक्षकों की दबाव भरी निगाहों से निपटने की कोशिश की। जब से वह स्कूल में दाखिल हुआ था, वह उनके लिए केंद्र बिंदु बन गया था। ये निगाहें उसे लगातार साधना के लिए प्रेरित कर रही थीं। मेरी आज्ञा मानो। तत्वों में प्रथम, बिजली। बिजली का प्रहार। जैसे ही आवाज धीमी हुई, उसने हाथ उठाया। बैंगनी बिजली का चाप उमड़ पड़ा, मानो सर्पराजा ने हिंसक अजगर सैनिक को पुकारा हो। वे अपने स्तब्ध कर देने वाले शरीर को वायुमंडल में घुमाते हुए रेंगते रहे और जिस चीज को छूते उसे जला देते। सक्रिय करें। विद्युत चाप हिंसक रूप से मानव आकार की कठपुतली पर उतरा। कठपुतली जोर से कांप उठी। बिजली के जोरदार प्रहार से वह झुलस गई। बिजली चारों ओर कड़क उठी। उस पर कोड़ों के निशान पड़ गए। बिजली की तेज धारा से मानव आकार की कठपुतली एक ही पल में बिना किसी अवशेष के फट गई। प्रशिक्षण मैदान के फर्श पर काले निशानों की पट्टियां थीं। यह बेहद भयावह लग रहा था। कठपुतली पहले ही काली धूल के ढेर में बदल चुकी थी। स्वर्ग को चुनौती देने वाले बिजली तत्व कौशल ने तुरंत पूरे परीक्षा परिसर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे एलीट छात्र जो कौशल को सक्रिय करने में सक्षम थे, गहरी सांस लेने को मजबूर हो गए। हे भगवान, पवन पथ की किसे परवाह है? जल अवरोध की किसे परवाह है? अग्नि विस्फोट की क्या? ये सब कमजोर है। बिजली के प्रहार की अत्याचारी शक्ति ऐसी नहीं थी जिससे दूसरे तत्व अपनी तुलना कर सके। इसने कठपुतली को सीधे ही धूल में मिला दिया। यह विनाशकारी शक्ति, जो भी वहां खड़ा था, वह तुरंत मर जाएगा। न्यू एपिसोड 25। जब जू जॉटिंग ने यह परिणाम देखा तो उसके चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने, जो परीक्षकों द्वारा परिणाम दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, अचानक एक जोड़ी सुंदर आंखें देखी जो बर्फ की तरह थीं। यह दिया था। जू जॉटिंग का चेहरा सुखद आश्चर्य से भर गया। उसने नहीं सोचा था कि उसकी परीक्षा म्यू निंगजू का ध्यान आकर्षित करेगी। वह निश्चित रूप से चौंक गई। आखिरकार बिजली तत्व की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना किसी अन्य तत्व से की जा सके।
निंगजू, तुम क्या सोचती हो? स्कूल सुपरवाइजर म्यूहे ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा। औसत म्यू निंगजू ने फिर से नहीं देखा और आगे बढ़ना जारी रखा। प्रधानाचार्य और स्कूल परिषद के अन्य कुछ लोग अकड़ गए। बिल्कुल नहीं, बिजली का तत्व इतना प्रबल होने के बावजूद भी उसे यह सामान्य लग रहा था। आखिर इस लड़की के मानक कितने ऊंचे थे? हे, यह वास्तव में बुरा नहीं है। निंगजू एम्पायर इंस्टीट्यूशन में है। देश के सभी प्रतिभाशाली लोग वहां इकट्ठा होते हैं। प्राथमिक कौशल लाइटनिंग स्ट्राइक का सक्रियण वहां का सबसे बुनियादी कौशल है। वह इसे औसत क्यों समझती है? इसका कारण यह है कि उसे एम्पायर इंस्टीट्यूशन के मानकों का उपयोग करके मूल्यांकन करने की आदत है। म्यू जॉयुन ने मुस्कुराते हुए यह समझाया, जिससे प्रिंसिपल और स्कूल काउंसिल के लोगों के समूह को इस अजीब स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। अगर आप इसे इस तरह से पूछते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि शू जॉटिंग के पास एम्पायर इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाने की क्षमता वाले छात्र हैं? प्रिंसिपल भी ऐसे व्यक्ति थे जो परिस्थितियों से निपटना जानते थे। उन्होंने इसका फायदा उठाया और यह पूछा। अन्य लोगों ने भी तुरंत उसकी बात का अनुकरण किया। स्कूल के निदेशक चेन गुआंगलियांग ने कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शू जॉटिंग के ग्रेड पूरे स्कूल में सबसे अच्छे होंगे, है ना? यह कहना मुश्किल है। जहां तक मुझे पता है 8वीं कक्षा का मू बाई भी काफी काबिल है। उप प्रधानाचार्य ने जवाब दिया। उनकी यह बात सुनकर म्यू हे के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत म्यू जुओयुन और दिया से कहा, बड़े भाई म्यू बाई हमारे म्यू परिवार का एक शिष्य है। उसके ग्रेड हमेशा से ही काफी अच्छे रहे हैं। मेरे हिसाब से जल्द ही उसकी बारी आनी चाहिए। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? मोबाई किस परिवार का? वह म्यू यांग का बेटा है। जब म्यू यांग का निधन हुआ तो मैंने देखा कि म्यू बाई और उसकी मां को कहीं लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं उन्हें अपने घर में रहने के लिए ले आया। म्यू बाई बहुत बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी बच्चा है। वह हमारे परिवार के दूसरे बच्चों से कमतर नहीं है। ओ, म्यू निंगजू की तुलना में स्वाभाविक रूप से काफी अंतर है, लेकिन फिर भी वह पालने लायक एक छोटा सा बच्चा है। म्यूहे ने सावधानी से म्यू जुओयुन से कहा। जागीर का सर्वोच्च अधिकार पूरी तरह से म्यू जुओयुन के हाथों में था। म्यू हे को भी एक लॉर्ड माना जाता था, हालांकि वह सिर्फ तीसरे या चौथे दर्जे का लॉर्ड था। यह म्यू जुओयुन के बराबर नहीं था। ओ, ये तो थोड़ा याद आ रहा है। तो चलो जाकर देखते हैं। स्कूल संचालकों, कैसा लगा? म्यू जुओयुन ने पूछा। स्कूल के निदेशक, जिनके बाल दो मुंहे थे और जिनका रंग धीरे धीरे उड़ रहा था, ने कहा, चूंकि यह आपके म्यू परिवार का शिष्य है, इसलिए हम निश्चित रूप से इसमें रुचि रखते हैं। लोगों का समूह धीरे धीरे 8वीं कक्षा के परीक्षा मैदान की ओर बढ़ने लगा। इन लोगों का आभा मंडल बहुत प्रबल था। छात्रों की नजर में निर्देशक भले ही एक धुंधले से व्यक्तित्व वाले हों, लेकिन उन्हीं की उम्र की एक प्रतिभाशाली दिया अविश्वसनीय थी। मैदान में पुरुष छात्रों ने लड़की को बगल से देखते हुए देखा। हे भगवान, निर्देशकों का समूह यहां आ रहा है। वे सचमुच आ गए। मेरे हाथ कांप रहे हैं। अच्छा समय है। मेरे लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सही समय है। दिखाओ मेरी गांड। तुम्हारा टेस्ट तो हो ही गया। तुम तो बस सी वाला कूड़ा हो। 8वीं कक्षा के छात्र खुद को शांत नहीं कर पा रहे थे। हर छात्र का भाग्य वार्षिक परीक्षा पर निर्भर था। वहीं दूसरी ओर स्कूल संचालकों का एक समूह, जो एक ही प्रशंसा भरी नजर से उनका भविष्य बदल सकते थे, आ रहा था। इस वजह से परीक्षा का माहौल बेहद बोझिल हो गया था। म्यूहे बिल्कुल आगे की ओर चल रहा था। गंजे परीक्षक ने तुरंत अपना सिर उठाया और म्यूहे की ओर देखा। जैसे ही म्यूहे ने उसे इशारा किया, गंजे परीक्षक को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब है। पहले तो उसने कुछ न देखने का नाटक किया, फिर उदासीनता से कहा, अगला म्यूबाई। म्यूबाई की नजरें
अब भी दिया के शरीर पर टिकी थीं। हालांकि दोनों एक ही महल में रहते थे, फिर भी महल इतना बड़ा था कि मुंह बाई इससे पहले दिया के इतने करीब बस कुछ ही बार गया था। मुंह बाई, अब तुम्हारी बारी है। मुंहे ने खांसकर मुंह बाई को याद दिलाया। तभी मुंह बाई को होश आया। वो क्या कर सकता था? वो उसे बरसों से चाहता था। अगर उसके लिए उसके साथ चलना नामुमकिन भी हो तो भी वो उस घटिया शिवाय मौर्य को उसे ले जाने नहीं देगा। वो उसका बॉडीगार्ड बनेगा। अब पिछले वर्षों के प्रयासों को साबित करने का समय आ गया है। म्यूबाई ने परीक्षा स्थल की ओर चलने से पहले सिर हिलाया। वह कब से इसका इंतजार कर रहा था। म्यूबाई ने गहरी सांस ली। परिवार और दिया का ध्यान आकर्षित करना, ये ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में म्यूबाई केवल सपना देख सकती थी। और आज वह दिन था जब दोनों ही सपने सच होने वाले थे। जैसे ही उसने अपना हाथ स्टार अप्रेजल स्टोन पर रखा, म्यूबाई ने अपने उत्साह को यथासंभव अपने दिल में दबा लिया। इस पहलू में म्यूबाई ने वास्तव में लंबे समय तक अभ्यास किया था। भले ही वह किसी और की तुलना में अधिक उत्साहित और घबराया हुआ महसूस करता था, फिर भी वह उचित और स्थिर ध्यान पूरा करने के लिए अपने पिछले प्रशिक्षण पर निर्भर रहता था। स्टार अप्रेजल स्टोन से एक सफेद और घनी बर्फीली लहर तेजी से फैली और आसपास के क्षेत्र को ढक लिया। यह बर्फ की लहर इतनी तेज थी, ये स्टार अप्रेजल स्टोन से बाहर निकली और म्यूबाई को भी अपने चेहरे पर इसकी ठंडक महसूस हुई। सभी अध्यापक और छात्र मंत्रमुग्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। चमक छलक रही थी। शायद पहली बार उन्होंने किसी परीक्षा में ऐसा होते देखा था। यहां तक कि जाओमिन, जिसे ए ग्रेड मिला था, भी म्यूबाई की चमक के आगे काफी कमजोर था। एस 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 तीनों परीक्षकों ने तुरंत अपने ग्रेड की घोषणा कर दी और सभी के ग्रेड्स थे। मुझे याद है कि पहले जू जॉटिंग के पास 2 एस और 1 ए था, है ना? उस स्थिति में म्यूबाई का स्टारडस्ट जू जॉटिंग से अधिक श्रेष्ठ है। मूहे ने तुरंत कहा। इस समय जू मुशेंग यह दृश्य देखकर चकित रह गया। इस म्यूबाई ने अपनी असली शक्ति कहां छिपाई थी? एक कुलीन परिवार के शिष्य से जैसी उम्मीद थी। मुझे लगा था कि म्यूबाई को ज्यादा से ज्यादा एक्स ही मिलेगा। किसने सोचा था कि उसे 3 मिलेंगे? 3 एस। अंतिम परिणाम स्वाभाविक रूप से एस ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये स्कूल में सबसे अच्छे ग्रेड थे। शीट, म्यूबाई बहुत ही कमाल का है। उसे अप्रत्याशित रूप से 3 एस ग्रेड मिले हैं। ये ग्रेड 7वीं कक्षा के शू जॉटिंग को सीधे तौर पर पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए म्यूबाई नंबर 1 की उपाधि के हकदार होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था। म्यूबाई, तुम बहुत अद्भुत हो। इस समय कुछ लड़कियां उस पर पूरी तरह मोहित हो चुकी थीं। म्यूबाई सुंदर था और उसके ग्रेड भी बेहतरीन थे। वह उनके दिलों में सफेद घोड़े पर सवार योद्धा था। बड़े भाई, आप क्या सोचते हैं? म्यूहे ने मुजुआयुन को अपने पास बुलाते हुए हंसते हुए पूछा। बुरा नहीं है, म्यू जुआयुन ने संक्षिप्त टिप्पणी की। हालांकि दिया ने कुछ नहीं कहा। दिया को कोई प्रतिक्रिया न देते देख म्यूबाई को एहसास हुआ कि दिया की नजर में 3 एस मिलना कोई खास बात नहीं थी। यह एक्टिवेशन टेस्ट था। यही समय था अपनी असली ताकत दिखाने का। म्यूबाई मुड़ी और परीक्षा स्थल के बीच में चली गई। म्यूबाई सक्रिय परीक्षण ले रही है? नहीं, म्यूबाई ने निश्चित रूप से 7 सितारों का नियंत्रण हासिल कर लिया है। मैं आइस एलिमेंट के कौशल को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जब वे इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, म्यूबाई की नजर मानव आकार की कठपुतली पर टिक गई थी। यह सही है, स्टैरडस्ट टेस्ट तो बस बुनियादी बातें थी। जो लोग समझदार थे वे इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थे कि एक्टिवेशन टेस्ट ही असली मूल्यांकन परीक्षा थी। मैं निश्चित रूप से परिवार के मुखिया और म्यू निंगस्यू का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। म्यूबाई ने कुशलतापूर्वक 7 बर्फ तत्व तारों को
एक दूसरे से जोड़कर एक तारा पथ का निर्माण किया। देखने के लिए धन्यवाद। गाइस वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर दो और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ तब तक के लिए अगले एपिसोड में। ओके बाय।